वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है माउली द एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। आज मैं आपके लिए अनदर लेक्चर लेके आया हूँ क्लास 12 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें 2019 इतना डीप में एक्सप्लेन किया है कि आपको 101% समझ में आना ही चाहिए कि कौन सी पोस्टिंग किधर होगी और स्टेप्स क्या रहने वाले हैं फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में अपन प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है। फर्स्ट मेरे हाथ में है अभी ट्रायल बैलेंस किनका, रुचा एंड जूली। रुचा एंड जूली ये दो पार्टनर्स है, इनका हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो पहले क्या दिया है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन देखने मिलेगा और आपको सेम स्टेप्स से फॉर्मेट सेम फॉर्मेट से स्टार्ट करना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, चालू करते हैं अपन। Richa and Julie are partners sharing profit and losses in their capital ratio। अभी तक के क्वेश्चन में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। नोटिस करो, इधर दिया है आपको क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने बोला है कि क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट तीनों भी आपको प्रॉपर नोटिस करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या दिया है इधर। रुचा एंड जूली ये दो पार्टनर्स है, दोनों भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों भी आपस में शेयरिंग रेशियो दिया है आपको। इनडायरेक्टली वो शेयरिंग रेशियो ही दिया है, 1:1 नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप उन्होंने बताया है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों भी आपको दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल के अनुसार, मीन्स कैपिटल का रेशियो निकालो और उसके अकॉर्डिंग उनके बांट दो, उनमें डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसा ही दिया है इधर, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट्स। अभी इधर आपको स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन करके तो नहीं दिया है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करना है, ऐसे तो नहीं बताया आपको, लेकिन उनका कहने का मतलब इतना ही है कि ये ट्रायल बैलेंस देखो और उस ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग, ट्रायल बैलेंस देख के आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करो। फाइनल अकाउंट्स मीन्स व्हाट, कंफ्यूज मत होना। फाइनल अकाउंट का मतलब ही होता है अपन ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये जो सब अकाउंट्स है, अकाउंट्स और बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, ये अपन ईयर एंडिंग में ही बनाते हैं। साल के फाइनेंशियल ईयर जो है वो उसके आखिरी दिन, मीन्स फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। ठीक है, साल कौन सा भी रह सकता है, वो इसमें दिया है वो साल अपन यूज करेंगे, लेकिन वो आखिरी के दिन जो अकाउंट्स बनते हैं तो यही अकाउंट्स बनते हैं, उसको ही फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी अपन। देखिए आगे दिया है कि ट्रायल बैलेंस किस डेट का ट्रायल बैलेंस दिया है आपको, 31 मार्च 2019 का ट्रायल बैलेंस दिया है। इसका मतलब है ये जो आप फाइनल अकाउंट बनोगे उसमें साल कौन सा रहेगा, 2019। ठीक है, तो इतनी तो बात दिमाग में लिंक हो गई होगी कि अगर साल मेरा 2019 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, अभी तक अपने को इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं, ट्रायल बैलेंस दिया है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अभी अपना फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ट्रायल बैलेंस देखो और उसमें डेबिट साइड में जो बैलेंसेस दिए हैं और क्रेडिट साइड में बैलेंसेस दिए हैं, तो उनको वन बाय वन इंडिकेट करो कि कौन सा बैलेंस किस अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो बैलेंस शीट। ठीक है, कौन से अकाउंट में या बैलेंस शीट स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट दिया है मुझे परचेसेस। अभी परचेस किधर होता है, फैक्ट्री के अंदर, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट। क्या परचेस किया है वो स्पेसिफिक किया नहीं है ना, इसका मतलब जो परचेसेस दिया है आपको वो परचेसेस मतलब वो रॉ मटेरियल परचेस किया है।
ठीक है, अपने रॉ मटेरियल परचेस किया। और रॉ मटेरियल क्यों परचेस करते हैं? फैक्ट्री में फाइनल गुड्स बनाने के लिए, मीन्स प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि आपका मोबाइल है, वो अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल क्या खरीदोगे? डिस्प्ले, बैटरीज, जो भी चिपसेट वगैरह रहेंगे, रैम वगैरह की चिपसेट जो रहेंगी, आईसी वगैरह, वो आप परचेस करोगे। तो उसको स्पेसिफिकली आप बताते नहीं बैठोगे ना कि मैंने डिस्प्ले खरीदे, इतने इतने बैटरीज खरीदे, नहीं, डायरेक्टली बोलोगे परचेस। तो इसीलिए वो रखी, लेकिन रखोगे किधर? फैक्ट्री में रखोगे मोबाइल बनाने के लिए। तो उसी को इधर बोला गया है कि परचेजेस, बस। तो जाएगा किधर? फैक्ट्री से रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट, तो उधर ना इंडिकेट करो कि टी, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए टी। डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, वो बात की बात है, ठीक है। देन दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस मीन्स बेचने का खर्चा। अभी के लिए ट्रेड का मतलब समझ लो कि ट्रेड मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, ज़्यादा दिमाग उसमें मत लगाओ। ट्रेड मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, बात खत्म। ट्रेडिंग अकाउंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ। देखो, आप गुड्स बेचोगे ना, लेकिन फैक्ट्री से आप ऑफिस में लेके आओगे या फिर फैक्ट्री से डायरेक्टली बेच दोगे, ठीक है, सप्लाई आगे होलसेलर को वगैरह। तो इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में ही जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोड लोगे तो आप खुद कंफ्यूज होगे, मुझे पता है आपका अभी तो 12th में हो और या स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है। देन दिया है सैलरीज। सैलरीज देखो, मैंने हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट, और सैलरीज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका रीज़न क्या है कि वेजेस किसको देते हैं, पहले तो ये बता करो। ये जो बैलेंसेस है ना, ये किस अकाउंट में जाएगा, ये रटने से बेहतर है कि इसका नेचर जानने की कोशिश करो। नेचर ही आपको बता देगा कि वो कौन से अकाउंट में जाएगा। अभी देखो, ये सैलरी है, सैलरी का नेचर क्या है? सैलरी मीन्स किसको देते हैं सैलरी, पहले तो ये मुझे बताओ। सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। एम्प्लॉयज़ किधर काम करते हैं? ऑफिस में। और वेजेस देते हैं वर्कर्स को। वर्कर और एम्प्लॉय में डिफरेंस है। वर्कर्स किधर काम करते हैं? फैक्ट्री में। तो वर्कर्स इज इक्वल टू फैक्ट्री, और सैलरी एम्प्लॉयज इज इक्वल टू ऑफिस। और ऑफिस से रिलेटेड है सैलरी, बिकॉज एम्प्लॉय से रिलेटेड है सैलरी, तो सैलरी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इधर क्या लिखना है फिर सैलरी के आगे? ट्रायल बैलेंस में आपको इंडिकेट करना है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में इंडिकेट करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ पेंसिल से कर दो, ठीक है। सैलरी के आगे P&L। देन दिया है आपको वेजेस एंड सैलरीज। अभी इसे इधर ना जानबूझ के ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। अभी वेजेस और सैलरीज, अभी क्या करोगे? अरे सर, इसमें तो सैलरीज भी है और वेजेस भी है, क्या करूँ? देखो, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ था, ऐसी सिचुएशन आई थी। तो उसमें मैंने क्या बताया आपको? देखो, आप पहले बैलेंस पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, नोटिस करो। फर्स्ट वर्ड जो दिया है, फर्स्ट को प्रायोरिटी दे दो। अगर अभी इधर दिया है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस फर्स्ट है, सैलरी बाद में है। अगर सैलरी पहले रहती और वेजेस बाद में रहता तो अलग सीन बनता। देखो, इसमें क्या करोगे? वेजेस पहले दिया है, इसका मतलब वेजेस किधर जाएगा? वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज वेजेस वर्कर को देते हैं। आगे को जो भी लिखा है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन लिखते वक्त पूरा लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज। अगर पहले सैलरीज दिया होता तो मैं कैसे लिखता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालता उसको और लिखता कि सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। अगर ऐसा दिया होता तो, लेकिन इस कंडीशन में दिया है फर्स्ट वेजेस, तो प्रायोरिटी देंगे वेजेस को। डन, ठीक है। जाएगा किधर? ट्रेडिंग अकाउंट में। देन दिया है एडवर्टाइजमेंट 2 ईयर्स। अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, देखो, कोई भी आप बैलेंस जब पढ़ोगे, अभी एडवर्टाइजमेंट पहले तो बताओ मुझे किधर जाएगा? एडवर्टाइजमेंट में किधर करता हूँ? मेरी जो टीम है, ठीक है, मार्केटिंग टीम वगैरह, वो एडवर्टाइजमेंट किधर बैठ के क्रिएट करेगी या फिर मैनेज करेगी? ऑफिस में बैठ के। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्चुअली याद रखना है तो ऐसे रखो, ठीक है। सामान बेचने के लिए छोटे मोटे खर्चे, प्रिंट वगैरह निकालना पड़ेगा वो सब, या फिर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तो वो खर्चा है ऑफिस से रिलेटेड। आप फैक्ट्री में बैठ के थोड़ी एडवर्टाइजमेंट का सब कैलकुलेशंस वगैरह करते बैठोगे, उधर तो प्रोडक्ट बनने तक की चीज़ें आप देखोगे ना, प्रोडक्ट बनने के बाद एडवर्टाइजमेंट करोगे, ठीक है।
तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ फैक्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है। वो आप ऑफिस में देख लो क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ आपके बैठा के आप देखो कैसे एडवर्टाइज करना है, क्या करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ करेंगे एडवर्टाइजमेंट, टीम रहेगी आपकी, तो वो किधर जाएगा, वो ऑफिस से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से नेचर जानने की कोशिश करो हर एक बैलेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जो मैंने गौर करने की बात कही थी आपको, वो क्या, देखो इस बैलेंस के सामने ना 2 ईयर्स दिया है ब्रैकेट में लिख के, और मैंने एक बात आपको हमेशा बोली थी कि अगर आपके किसी भी बैलेंस के सामने कोई भी डेट, मंथ, ईयर या फिर परसेंटेज दिया जाता है, उसे हल्के में मत लेना। वो एक हिडन एडजस्टमेंट है। उसको भी अगर आप उसको भी सॉल्व करना पड़ता है, उसके भी 2 इफेक्ट देने पड़ते हैं, राइट। एक ही इफेक्ट देके नहीं चलेगा, 2 इफेक्ट देने पड़ते हैं उसके, लेकिन कैसे बाद में देखते हैं। लेकिन अभी के लिए उसको ना स्टार मार्क करो, एडवर्टाइजमेंट स्टार मार्क, एडवर्टाइजमेंट लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाजू में स्टार मार्क करो। ये तो अपना स्टेप 2 था स्टार मार्क करने का, लेकिन ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए ना बाद में मिस आउट हो जाता है, इसीलिए अभी के अभी कर दो स्टार मार्क, ठीक है। इसको ज़्यादा नोटिस करना है। सेल्स रिटर्न, अभी देखो सेल्स में फॉर्मूला बना हुआ होता है सेल्स लेस रिटर्न, तो उसमें जाएगा सेल्स रिटर्न, लेकिन सेल्स है किधर, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सेल्स रिटर्न टी। देन दिया है, अभी एक बात हमेशा याद रखना, इधर तो लिख के दिया है सेल्स रिटर्न, लेकिन दिमाग में बिठा लो कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे रिटर्न डेबिट साइड में लिखा मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड में अगर मुझे रिटर्न दिखा मिलेगा, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे समझ लेना है, दिमाग में लिंक होना चाहिए कि वो सेल्स रिटर्न है। और अगर क्रेडिट साइड में रिटर्न लिखा हुआ दिखेगा मुझे रिटर्न्स, तो मैं समझ लूँगा कि वो परचेज रिटर्न है, ठीक है। इफेक्टिवली कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊँ क्या, देखो परचेज और सेल्स, ठीक है, परचेस है डेबिट साइड में और उसका रिटर्न डेबिट साइड में माइनस करोगे, और डेबिट साइड में माइनस करोगे तो वो क्रेडिट इफेक्ट माना जाएगा, तो क्रेडिट साइड वाला रिटर्न परचेस रिटर्न। वैसे ही सेल्स का है, सेल्स है मेरा क्रेडिट साइड में, और अगर मैं क्रेडिट साइड में कुछ भी माइनस करता हूँ तो इफेक्ट हो जाता है डेबिट, क्रेडिट साइड में माइनस डेबिट इफेक्ट, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रिटर्न दिया है मतलब वो सेल्स रिटर्न है। डन। आगे देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो, फ्री होल्ड हो, प्रॉपर्टी लिखा है ना, प्रॉपर्टी लिखा है ना, प्रॉपर्टी मीन्स मेरा एसेट, ठीक है, तो एसेट लिख दो इधर। डन। अभी ऑफिस रेंट सीधा बोल दिया है आपको, किस चीज़ का रेंट है, फैक्ट्री का है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के लिए ऑफिस का रेंट है, तो ऑफिस से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मुझे मार्किंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आप भी आपका ना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 ओपन करो और मेरे साथ मार्किंग करो, सॉल्व करना चालू करो, तभी आपको इजीली समझ में आएगा। डन। अभी दिया है मुझे मोटर्स वैन। मोटर क्या है, वैन, ये पहले मुझे बताओ। आपकी प्रॉपर्टी में शामिल होगा, वो आपकी एसेट है, आपकी चीज़ है, जैसे कि आपका मोबाइल आपका एसेट है ना, तो एसेट मीन्स एसेट, एसेट में जाएगा वो। देन लिखा है स्टॉक। अभी ट्रायल बैलेंस में स्टॉक लिखा मिलेगा, समझ जाना वो ओपनिंग स्टॉक है, भले इधर डेट देखे रखी है और डेट दी, इसका मतलब वो एडजस्टमेंट नहीं है। ओपनिंग स्टॉक का डेट देखो क्या दिया है, 1 अप्रैल 2018। अभी 1 अप्रैल 2018 को साल चालू हुआ था, इसलिए वो ओपनिंग स्टॉक है, सीधी सी बात। उसके डेट को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाएगा किधर, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। साल चालू हुआ तो स्टॉक किस चीज़ का है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, जो बनेगा फैक्ट्री में ही, उसके आगे यूज़ करके प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही बनेगा, इसलिए फैक्ट्री से रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। देन दिया है जनरल एक्सपेंसेस। अभी जनरल एक्सपेंसेस बताया कि किस चीज़ का, जनरल एक्सपेंसेस नॉर्मल, उसमें शामिल हो सकता है रोज के टी वगैरह का खर्चा, और वो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पिएंगे, जो भी है, कॉफ़ी मशीन का वगैरह जो रिफ़िल का खर्चा है, प्रिंटर का वगैरह इंक
कार्ट्रिज रिप्लेसमेंट का खर्चा है, कुछ भी बोल सकते हो आप, वो जनरल एक्सपेंसेस। कांच का ग्लास फूट गया, नया ऑफिस में लाके रख दिया तो वो, लेकिन ऑफिस से रिलेटेड में ही जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन दिया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स एसेट, डन। पता है आपको, आपके कस्टमर्स है जो आपसे उधारी पे सामान लेके गए हैं, वो आपको उसके पैसे बाद में लौटाने वाले हैं। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट्स, ठीक है, वो मुझे मिलने वाला है, मेरे पैसे वो मेरे एसेट है, मेरा ही हक है उस पे, मेरी ही प्रॉपर्टी है वो, डन, एसेट। कोल गैस फ्यूल, अभी इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये कोल गैस फ्यूल ये होता क्या है? फ्यूल आपके गाड़ी में डलेगा क्या? देखो, कोल गैस फ्यूल, आप अगर फैक्ट्री में किधर गए होंगे या फिर फ्यूचर में जाओगे तो आपको, या फिर इंटरनेट पे सर्च करके देख लो एक बार के, फैक्ट्री में होती क्या क्या चीज़ें हैं। देखो फैक्ट्री में ना बड़े बड़े गैस सिलेंडर्स वगैरह, ऑक्सीजन जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, तो गैस एक टाइप से वो पकड़ लो, आपके लिए दिमाग में बैठनी चाहिए बस चीज़, इमेजिन करके याद रखो। गैस, फ्यूल, कोल, भट्टी चलेगी तो कोल, क्या कोल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लगने वाली, ऑफिस में क्या करेगी ये सब चीज़ें, कोल गैस फ्यूल, ऑफिस में फ्यूल रख के क्या करोगे, कुछ चलाना है उधर, नहीं। लेकिन फैक्ट्री में ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें चलने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए ये जाएगा किधर, फैक्ट्री। फैक्ट्री मीन्स फैक्ट्री अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। देन लिखा है कैरिज इनवर्ड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में आपको कैरिज इनवर्ड दिखेगा या फिर ओनली कैरेज दिखेगा, समझ लेना ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज कैरिज का मतलब होता है सामान भर के रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, कैरिज इनवर्ड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा बिकॉज फैक्ट्री में उतारोगे ना वो सामान, कैरिज इनवर्ड वाला। और नीचे ही दिया है आपको कैरिज आउटवर्ड, जाएगा किधर, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? देखो फैक्ट्री में सामान बन चुका जो भी है, ठीक है, या फिर अभी रॉ मटेरियल आपको मिला लेकिन उसमें ना कुछ डिफेक्टिव वगैरह निकला, कुछ भी इशू हुआ, तो आप खुद खर्चा करके वो फिर से जिधर से खरीदा उधर भेजोगे फैक्ट्री से बाहर, ठीक है, या फिर फिनिश गुड्स जो है बना के वो फैक्ट्री में लोड करोगे, लोड करके बाहर भेजोगे बेचने के लिए, या फिर कस्टमर तक लेके जाओगे, तो वो जो खर्चा है ना कैरिज आउटवर्ड का खर्चा, कैरिज आउटवर्ड का खर्चा, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज वो ऑफिस में गिना जाएगा। आप बेचने के लिए ऑफिस का यूज करोगे और रॉ मटेरियल आएगा तब फैक्ट्री का यूज करोगे, याद रखना मेरी बात। तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मतलब क्या, जिधर फैक्ट्री खड़ी होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, उसको बोलते हैं प्लांट। वो फैक्ट्री जो कि वर्कशॉप्स वगैरह बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह आपने देखा रहेगा, ठीक है, बड़े बड़े जो वाटर प्यूरिफिकेशन फिल्टरेशन वगैरह होते हैं, तो वो एक उसको प्लांट बोलते हैं, उसमें बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह लगी रहती है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी, अभी मशीन उसमें रहेगी, तो प्लांट मशीनरी है आपके लिए एसेट है। वो ऐसा तो नहीं आपने खर्चा कर दिया वेस्ट हो गया, कल को जाके आपका बिजनेस चल नहीं रहा, आप बेचने भी जाओगे तो कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, तो आपका एसेट है, एसेट में डालना है उसको। डेबिट साइड खत्म, क्रेडिट साइड पे आओ। अभी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड, अभी इधर क्या दिया है, पार्टनर्स का कैपिटल दिया है रुचा एंड जूली। रुचा एंड जूली ये मेरे पार्टनर्स है दोनों। देखो पार्टनर्स का नाम देखते ही मुझे समझ में आएगा कि जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P/C लिख दो, समझ में, आपके हिसाब से ये इंडिकेशंस आपको देने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना है। देन दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो। एक बात आपने नोटिस की क्या, पहले मुझे ये बताओ, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड की चीजें, ठीक है, नहीं ये मैं बाद में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब मुझे पहले तो ये मतलब आप बता दो। देखो डेबिटर्स का मतलब क्या होता है, एनीथिंग रिसीवेबल,
जो मुझे पैसे मिलने वाले हैं, मैंने उधारी पे सामान बेचा था, उसका ही उल्टा सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो छोटे छोटे कस्टमर है वो मिला जुला के जितने भी अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट, ठीक है, तो उसको मैं बोलता हूँ सन्ड्री डेटर्स। वैसे ही उसका उल्टा क्रेडिटर्स होता है जिससे मैंने सामान खरीदा है, मीन्स जिससे जो सपोज डीलर है वगैरह जो भी है बड़ा बड़ा डीलर, जिससे मैं रॉ मटेरियल उधारी पे लेके आ रहा हूँ, या कुछ भी सामान मेरे बिजनेस के अंदर फर्नीचर है, मेरा ये वाइट बोर्ड है, मेरा है एक फ़ैन है, मेरा ट्यूबलाइट है, मेरी एसी है, जो भी है छोटी मोटी चीज़ें सब मिला जुला के अगर मैं किसी शॉप वगैरह 10-12 शॉप से मिला जुला के मैं उधारी पे लेके आया हूँ, तो वो सब का खर्चा मिला के उधारी पे लेके आया हो ना, तो क्रेडिट मिला के मैं मेरे इधर नोट करूँगा कि इतना मेरे पे उधार है, मेरे पे कर्जा है और मुझे ये लोग को लौटाना है। तो जिनसे मैं उधारी पे लेके आया वो मेरे क्रेडिटर, जिनको मैंने उधारी पे दिया वो मेरे डेटर्स। डन। अभी के लिए जिनसे मैं उधारी पे लेके आया, मेरे ऊपर कर्जा है कि इनके पैसे लौटा दूँ, ये मेरे क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो कर्जा मीन्स लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज में जाएगा। देन लिखा है सेल्स। अभी सेल जैसे कि परचेस था ट्रेडिंग अकाउंट, सेल भी है पर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। देन लिखा है RDD। मैंने हमेशा एक बात कही है आपको, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे आपको RDD अगर मिला समझ जाना, वो ओल्ड RDD है। अपन ने फॉर्मेट बनाया है, ओल्ड RDD जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका कॉन्सेप्ट अनदर वीडियो क्रिएट करके मैं समझा दूंगा, बिकॉज इसका अगर कॉन्सेप्ट समझाने बैठा तो बहुत प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज ये इजीली स्टूडेंट्स के माइंड में फिट नहीं होता है। मैंने नोटिस की है ये बात, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो अभी बता कि मतलब भी नहीं है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ओल्ड RDD के रूप में। क्या? RDD जो दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट वाला RDD नहीं, ट्रायल बैलेंस वाला RDD जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बिल्स पेएबल दिया है, एनीथिंग पेएबल इज माय लायबिलिटी। पेएबल सामने वाला मांगने आएगा, उसकी चीज़ उसकी सर्विस मैंने इस्तेमाल की है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल वालों से मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की मेरे ऑफिस के लिए, अभी वो इलेक्ट्रिसिटी वाले बंदा मेरे पास मांगने आएगा, अगर मैंने बिल भरा नहीं है बाकी है तो मांगने आएगा, मेरे ऊपर कर्जा है, कभी ना कभी देना तो पड़ेगा। ठीक है, एनीथिंग पेएबल इज माय लायबिलिटीज। कर्जा मीन्स लायबिलिटीज, मार्क करो लायबिलिटीज। अभी दिया है परचेज रिटर्न। मैंने सामान खरीदा था, उसमें से कुछ खराब निकला, कुछ भी है, तो जिससे खरीदा था उसको रिटर्न करूँगा। तो परचेस के नीचे माइनस होगा रिटर्न, परचेस रिटर्न। किधर है परचेस रिटर्न? ट्रेडिंग अकाउंट। डन। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसका रिटर्न भी ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैंने सब इंडिकेशंस दे लिए, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन में सब इंडिकेशंस दे दिए। अभी क्या स्टेप है? अभी मेरा स्टेप है कि मुझे एडजस्टमेंट देखने हैं और उस हिसाब से जिस बैलेंस पे एडजस्टमेंट है तो उसको मैं करूँगा स्टार मार्क, ताकि जब मैं उसका अमाउंट मेरे लेजर्स वगैरह में लिखूँ तो मैं इनर कॉलम में लिख डालूँ पहले, बाद में वो सॉल्व करेंगे, उसमें जो हिसाब किताब करना है करके माइनस प्लस करके फिर फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। अभी के लिए एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक is valued at 88,000 cost price and 90,000 market price। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, रुको। ये तो क्लोजिंग स्टॉक का है। देन दिखा है, रुको, स्टॉक के ऊपर स्टार मार्क आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज वो ओपनिंग स्टॉक था, ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका उसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। रुचा एंड जूली विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3,000 and 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज़। रुचा और जूली ये दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने खुद के इस्तेमाल के लिए बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किए हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, नहीं बताया या फिर मिस हो गया रहेगा तो अब सुन लो। देखो, पार्टनर से रिलेटेड या गुड्स से रिलेटेड, गुड्स मीन्स कैसे गुड्स? जो मैं फैक्ट्री में खरीदूंगा, स्टॉक जो खरीदूंगा, जो जैसे कि परचेज सेल्स, ये जो गुड्स है उससे रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट हो तो उस पे
मैं स्टार मार्क नहीं करूँगा, बिल्कुल स्टार मार्क नहीं करना है मुझे, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। डन। अभी इसमें भी विड्रॉ पार्टनर से रिलेटेड है, स्टार मार्क नहीं करना है, जब सॉल्व करना है तब बता दूंगा। देन लिखा है डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी ये दो चीज दिख गई, स्टार मार्क कर दो, बात खत्म। आगे कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ। मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी, मोटर वैन, ठीक है। अभी प्लांट एंड मशीनरी किधर गया मेरा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लास्ट एंड में, ओके, स्टार मार्क डन। देन दिया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डेटर्स, ऑन डेटर्स 5% इज टू बी क्रिएटेड। देखो अभी इधर आपको बैड डेट्स पे एडजस्टमेंट दिया गया है, तो बैड डेट्स वैसे भी अपन इनर कॉलम में लिखते हैं, सन्ड्री डेटर्स भी अपन इनर कॉलम में लिखते हैं। क्यों? जैसे मेरे अकॉर्डिंग अपन ने इधर फॉर्मेट क्रिएट करके रखे हैं, इसका मतलब मुझे इसका अमाउंट वैसे भी इनर में ही डालना है और फॉर्मेट भी रेडी है, तो मुझे इस पर स्टार मार्क करने की तो नीड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। डन। देन मुझे दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। अभी कंफ्यूजन में जाके इधर कुछ गड़बड़ मत कर देना, वेजेस के ऊपर स्टार मार्क करो पहले, तो वेजेस एंड सैलरीज लिखा है उसके ऊपर स्टार मार्क करो। डन। देन लिखा है गुड्स ऑफ 6000 वेयर सोल्ड on credit and credit sales of rupees 6000 but no entry was found in the books of accounts। देखो पहले भी बोला था गुड्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो स्टार मार्क नहीं करना है। देखो स्टार मार्क किस किस चीज़ पे हुआ है बता दूँ। वेजेस एंड सैलरीज पे स्टार मार्क किया है मैंने, एडवर्टाइजमेंट पे स्टार मार्क किया है। एडवर्टाइजमेंट आपको एडजस्टमेंट में देखने मिली क्या? नहीं, तो वो थी हिडन एडजस्टमेंट, जो ट्रायल बैलेंस देख के आपको समझ जाना चाहिए, ठीक, बिकॉज उधर आगे लिखा है ईयर्स 2 ईयर्स। डन। और देन लिखा है मोटर्स वैन के ऊपर मैंने स्टार मार्क की है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी मैंने स्टार मार्क किया है। इतना सा इजी है, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है, एक्सप्लेनेशन में बढ़ा दे रहा हूँ इसलिए डिले भी लग रहा है, लेकिन आप खुद सॉल्व करोगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको फास्ट फॉरवर्ड वाली वीडियो देखनी है तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू वांट 1.25 पे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो अपनी वीडियोस, चल जाएगा, कुछ इश्यू नहीं है, सब समझ में आएगा। लेकिन आपको फास्ट फॉरवर्ड सिर्फ हाँ सर पोस्टिंग बता दो, कौन सा किधर जाएगा सॉल्व करके बता दो, बात खत्म, यही करना है ना, दूसरे वीडियो पे जाओ। मेरे इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। रट्टेबाजी, फास्ट फॉरवर्ड, फटाफट सिर्फ दिखाना है सॉल्व करके, आप खुद समझ लो, मुझे नहीं, मुझे पसंद है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर वो आपका मोटिव है तो इसी वीडियो पे रहना, बने रहना, टाइम इन्वेस्ट करो, वर्थ इट होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरी गारंटी है। ऐसा नहीं लगेगा कि खाली पूरा टाइम वेस्ट किया 2 घंटा इस वीडियो पे, ठीक है, मेरी गारंटी है। बाद में आप खुद मुझे बताओगे। अभी तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, अभी अपना सेकंड स्टेप हो गया है ना स्टार मार्क वगैरह, अभी थर्ड स्टेप बता देता हूँ पहले आपको, फिर सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, आप आपके आंसर शीट में एक ही मिडल की लाइन खींचोगे। अभी ये मेरा एक पेज है और इस लाइन से, ये जो लाइन है, इस लाइन से राइट हैंड साइड वाला जो है जो मेरा सेकंड पेज है, ऐसे मान के चलो। अभी के लिए मैं फर्स्ट पेज पे आ गया। फर्स्ट पेज पे मैंने ये जो लाइन है ना, ये मेरी मिडल की लाइन है, ये मेरी मिडल लाइन है, मेरे इस एक पेज की, फर्स्ट पेज की मिडल लाइन है। वो मैंने या तो मैं इसे अंदाजे से खींचूंगा, या अगर मुझे लग रहा है कि नहीं प्रॉपर पोर्शन मुझे चाहिए डेबिट के लिए क्रेडिट के लिए, तो मैं पेज को बीच में से फोल्ड कर दूंगा, ठीक है। दोनों में से एक करो अगर आपको, लेकिन ज़रा केयरफुली हैंडल करना आंसर शीट को, बिकॉज फटफाड़ मत देना, दूसरी आंसर शीट नहीं मिलती है बोर्ड एग्जाम में, हमेशा याद रखना, कितना भी पढ़ के जाओ वेस्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप मिडल लाइन ऐसे ही खींच लो पेंसिल से, लेकिन ये पेंसिल से खींचने हैं सब लाइन्स। डन। अभी मैं क्या करूँगा, ये मुझे डेबिट साइड मिली, ये मुझे क्रेडिट साइड मिली, ठीक है, 2 साइड्स मिल गए पोर्शन।
अभी इस पोर्शन में मैं पहले तो 2 अमाउंट के कॉलम बना लूंगा इस हिसाब से कि अप्रोक्सीमेटली इसमें 1 लाख तक का अमाउंट तो बैठ ही जाएगा दोनों कॉलम के अंदर, उस अंदाजे से आपको बनानी है। वैसे ही क्रेडिट साइड में भी इनर कॉलम आउटर कॉलम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें और इसमें 1 लाख तक अमाउंट बैठ जाएगी, उस हिसाब से 2 कॉलम अमाउंट के बनाऊंगा। डन। ऊपर इधर एक टी शेप वाला पोर्शन है, इसीलिए इधर एक मैं कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। अभी इधर अमाउंट आएगा, इधर भी अमाउंट आएगा दोनों कॉलम्स के अंदर। क्लियर। अभी सब अकाउंट्स में एक ही बात आती है, पर्टिकुलर। इसमें भी सिमिलर फॉर्मेट आपको रेडी करना है। ये सेकंड पेज पे आप कितने भी पेज यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। और दूसरी बात, ये जो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट आप अलग रख सकते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर से सपोज मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैं अलग रख सकता हूँ, अलग पेज पे अलग अकाउंट बना सकता हूँ। कुछ भी इशू नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, उल्टा अच्छी स्पेस आपको मिलेगी। मेरे पास स्पेस का इशू है, या तो किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि मुझे दो ऐसा मीन्स कि अकाउंट नहीं बनाना है, तो एक ही अकाउंट में कंबाइन कर सकते हो। डन। क्लियर। अभी ये मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें मैंने लिखा इधर पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स, ये भी आपको भी सिमिलर सब करना है। देन हमेशा याद रखना, जो भी अकाउंट बनेगा, अकाउंट उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी डेबिट साइड रहेगी, उधर आपको लेफ्ट हैंड साइड में अकाउंट के ऊपर DR लिखना है, और राइट हैंड साइड अकाउंट के ऊपर CR लिखना है, भूलना नहीं। डन। देन आओ सेकेंड पेज पे। इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रीफर करूंगा कि अलग ही बनाना है, कंपलसरी। क्यों? देखो, अब अभी 12th में हो, इधर 2 पार्टनर्स रहेंगे, और 2 पार्टनर्स का जो ड्राइंग्स वगैरह कैलकुलेशन जो आपको दिखाना है, इजी रहेगा अकाउंट बनाओगे तो। ये अकाउंट अलग से बनेगा, देन मेरी बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन ये अकाउंट है ना, तो इसमें भी DR और CR आएगा। और एक बात अलग है कि इधर जो इनर और आउटर कॉलम है, इसमें अमाउंट नहीं, पार्टनर्स के दोनों नाम आएंगे, लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले कौन से पार्टनर का नाम लिखूं? देखो, आपके ट्रायल बैलेंस में जो पार्टनर का नाम पहले दिया है वो पहले लिख दो, जो दूसरा दिया है वो दूसरा लिख दो। डेबिट साइड में भी सेम, क्रेडिट साइड में भी सेम। डन। कंफ्यूजन क्लियर। देन आओ बैलेंस शीट पे। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, एसेट ऑलवेज बी ऑन राइट साइड ऑफ यू, आपके राइट हैंड साइड में ही एसेट्स रहेंगी, और लायबिलिटीज आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है। देन मैं आऊँगा, अभी ये तो लेजर्स वगैरह बना लिए, अभी क्या लिखना है? ऊपर आपको हमेशा लिखना है इन द बुक्स ऑफ, पार्टनर्स के नाम, रुचा एंड जूली, अलग पार्टनर्स हो तो अलग नाम, और देन लिखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी आपको साल दिया गया रहेगा वो साल इधर डाल देना। मेरे लिए 2019 है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस के ऊपर साल आपको दिखता है, उधर लिखा है, तो वो मैंने लिखा। आपके क्वेश्चन पेपर में जो रहेगा वो साल डालो, रहेगा तो 31 मार्च तो फिक्स है, बिकॉज साल के आखिरी में ये अकाउंट बनेंगे, लेकिन साल आप अलग भी हो सकता है, आपको एग्जामिनर अलग दे सकता है। डन। देन अभी मुझे क्या क्या लिख के रेडी रखना है। देखो, मैंने इधर लिखा है ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन था, इसीलिए साथ में लिख दिया। ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाओगे तो सिर्फ लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड, और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। ठीक है, डन। अभी के लिए कंबाइन। देखो, पोस्टिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज हमेशा बोलूंगा कि आप ये फॉर्मेट है ना जो मैंने लिख के दिया है वो लिख के ही रखो। क्यों लिख के रखना है आपको? अगर ये लिख के रखोगे ना तो आपको ये आसानी होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने लिख के दी है आपको हर एक A to Z क्वेश्चंस में इस चैप्टर के आपको देखने ही मिलने वाली है, कंपलसरी। ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ भी मिस होगा। शायद बैड डेट्स वाला अगर एडजस्टमेंट नहीं आया तो ये जो लिखा है मैंने मिस होने वाला है, मीन्स कि ये लिख के वेस्ट होगा, लेकिन कुछ इशू नहीं है। आप इसको जस्ट इग्नोर करके फाइनल अमाउंट इधर लिख के आगे जा सकते हो, कुछ इशू नहीं।
लेकिन लिख के रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, कुछ वेस्ट नहीं होगा, मार्क्स भी नहीं कटेंगे। डन, ये मेरा हुआ। अभी मैं फाइनली पोस्टिंग करने जा रहा हूँ। आइए देखो, फर्स्ट दिया है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। अभी पोस्टिंग करने से पहले हमेशा ये बात याद रखना कि मेरे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो भी चीज़ें मुझे दी गई है वो ओनली ऑन ओनली हर एक किसी भी अकाउंट के जाएगी तो डेबिट साइड में ही जाएगी, या तो एसेट साइड जाएगी, अकाउंट के डेबिट साइड जाएगी या बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगी। कि कौन सी चीज़? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की चीज़ें। अभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड जो चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड जाएगी या बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगी। वैसे ही ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो चीज़ आपको दी गई है वो या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगी या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड जाएगी। बैलेंस शीट के ऊपर जब भी आप लिखोगे हमेशा याद रखना बैलेंस शीट फॉर ईयर एंडेड मत लिखना, एज ऑन 31 मार्च जो भी साल रहेगा वो ऐसे डालना। और बैलेंस शीट के ऊपर DR और CR बिल्कुल भी नहीं लिखना है। डन। देन बैलेंस शीट में लायबिलिटीज ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, एसेट ऑलवेज राइट हैंड साइड। मैंने बताया है शायद। देखो, लायबिलिटीज को मैं क्रेडिट साइड मानूंगा, होता नहीं है लेकिन मानूंगा, मुझे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए इजी पड़ेंगे। और एसेट साइड को डेबिट साइड मानूंगा। डन। अभी दिया है परचेस, कितना? 48,000 का परचेस है। लिख दो इनर कॉलम में, जिस जिसका फॉर्मेट बना है, जिस जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में जाएगा, स्टार मार्क है वो इनर कॉलम में जाएगा उसकी अमाउंट। अभी देखो, और हमेशा याद रखना डेबिट साइड में लिखते वक्त पहले 2 लिखना है, TO2, फिर जो भी है लिखना है, और क्रेडिट साइड में लिखते वक्त BY बाय जरूर लिखना है, फिर जो भी है लिख डालो। लेकिन सिर्फ बैलेंस शीट में लिखते वक्त याद रखना कि डेबिट हो या क्रेडिट साइड हो, मेरे लिए क्रेडिट साइड लायबिलिटीज है तो मैं इधर कुछ 2 बाय कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखना है बस। क्लियर? देखो इधर लिखा है परचेसेस 48,000, इनर कॉलम में लिखता हूँ 48,000 परचेस 48,000। देन दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट 3,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 2 ट्रेड एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में जाएगा बिकॉज उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टार मार्क नहीं है, तो वो जाएगा आउटर कॉलम में। कितना? 3,000 का। और डेबिट साइड में था तो 2 लिखा। देन लिखा है सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4,500 आउटर कॉलम में, 2 सैलरीज, 2 सैलरीज आउटर कॉलम 4,500। देन लिखा है वेजेस एंड सैलरीज। अभी वेजेस एंड सैलरीज 2,800 एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में, 2 वेजेस एंड सैलरीज। कितना वेजेस एंड सैलरीज मुझे दिया है? 2,800 इनर कॉलम। देखो आपको कुछ इशू हो रहा है तो ज़रा जूम करके वीडियो को हाई क्वालिटी करो, यूट्यूब के वीडियो को, और थोड़ा ना जूम करके देखने की कोशिश करो। यूट्यूब में फंक्शन है जूम वाला, ठीक है, जूम करके देख लेना बिकॉज थोड़ा स्पेस का एडजस्टमेंट है, आई नो। अभी ये तो हो गया मेरा इनर कॉलम में, ये इनर कॉलम में लिखा मैंने। अभी मैं लिखूंगा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना? 4,000 इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट है ना उसके ऊपर, 2 एडवर्टाइजमेंट। कितना है एडवर्टाइजमेंट? 4,000, 2 years। देखो 4,000 लिखा मैंने। सेल्स रिटर्न,
अभी सेल्स रिटर्न किधर जाएगा, 8000 सेल्स के नीचे रिटर्न इनर कॉलम, हाँ, बिकॉज इधर फॉर्मेट बना है 8000. देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000 डायरेक्ट लिखूंगा इधर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000 डन. ऑफिस रेंट 5,000 आउटर कॉलम 2. देन मोटर वैन 40,000 एडजस्टमेंट है, याद रखना. मोटर वैन 40,000 डन. स्टॉक, ये क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 89,500. ओपनिंग स्टॉक इधर है, टू ओपनिंग स्टॉक. ये तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, आउटर कॉलम में लिखो बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है. 89,500 ऐसे भी करोगे कुछ इश्यू नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है आपको. इनर में लिख दिया, आउटर में, लेकिन सिर्फ रफ वगैरह का वर्क मत कर देना इधर. ऐसा कुछ लाइंस वगैरह खींच के रफ करने की कोशिश मत कर देना. कुछ मिस्टेक हुआ भी है तो सिर्फ एक सिंगल लाइन खींच के उसको बता दो कि ये मेरा गलती से हो गया है, ठीक है, कुछ इश्यू नहीं होगा, लेकिन अवॉइड करना थोड़ी मिस्टेक्स. डन. अभी ये जो फॉर्मेट था मैंने शायद आप लोग एक्सप्लेन नहीं किया है, जरा देखो इधर. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस लेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आएगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, इतना ही आएगा. देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रू ड्रॉइंग्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. देन एसेट और लायबिलिटीज में मीन्स कि मेरे बैलेंस शीट में आएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में और सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड में. सन्ड्री डेटर्स के नीचे माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस यू आरडीडी. ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज इधर ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लिखा था, इसीलिए इधर लिखूंगा माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू आरडीडी, बिकॉज ये दो एडजस्टमेंट में आपको मिलने वाले हैं दो चीज़ें, फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी. एडजस्टमेंट की चीज़ें आपको पता है, उनके दो इफेक्ट देने हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, इसीलिए मैंने उधर ऐसे दो बार लिखा है. एक डेबिट इफेक्ट है और एक क्रेडिट इफेक्ट है. ये क्रेडिट इफेक्ट है और ये डेबिट इफेक्ट है. अगर एडजस्टमेंट नहीं रहा तो उसको ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ेंगे, एडजस्टमेंट रहा तो इजी पड़ेगा. देन मैंने और क्लोजिंग स्टॉक, ये जो है मैंने पहले से लिख के रखे थे. आपको अगर कुछ भी इशू हो मैं इसका एक पीडीएफ आपको दे दूंगा, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट इमेज वगैरह आपको दे दूंगा मैं, उससे आप कॉपी करके बनाओ, आपको याद रहेगी सब चीज़ें, क्या क्या पहले से लिखना है. डन. किधर थे अपन, मोटर्स वैन हुआ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हुआ, तो अभी ओपनिंग स्टॉक, हाँ ओपनिंग स्टॉक पे था ना, मैं ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने आउटर कॉलम. जर्नल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 2500 आउटर कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस. टू जनरल एक्सपेंसेस आउटर कॉलम 2500. अभी लिखा है सन्ड्री डेटर 62,000. इनर कॉलम में जिस जिसका फॉर्मेट बना है उसको इनर कॉलम में ही लिखना है 62,000. देन लिखा है कोल गैस फ्यूल 1000 रुपये. टू कोल गैस फ्यूल आउटर कॉलम में 1000 रुपीज. डन. देन लिखा है कैरिज इनवर्ड 800, कैरिज टू कैरिज इनवर्ड आउटर कॉलम में जाएगा बिकॉज इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. कैरिज आउटवर्ड
1300 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैरीज आउटवर्ड टू कैरीज कैरीज आउटवर्ड 1300। अभी दिया है प्लांट एंड मशीनरी 13,800। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, भूलना मत। इधर लिखूंगा मैं प्लांट एंड मशीनरी 13,800, राइट लिखा है ना, राइट 13,800। कैपिटल, अभी रुचा का कैपिटल रुचा के नीचे, जूली का कैपिटल जूली के नीचे, 80 और 40,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज अभी क्रेडिट साइड की चीजें हैं तो क्रेडिट साइड में ही जाएगी। रुचा के नीचे 80,000, रुचा इधर है, मतलब ये इनका कैपिटल है, ये बिजनेस चालू करने के लिए या फिर बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए। जो चालू करते वक्त इन्होंने ये अमाउंट डाला था बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस चालू करने के लिए 80,000 डन। और इसका है 40,000 जूली का, 40,000 डन। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000। अभी क्रेडिटर्स और डेटर्स, मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि इसको इनर कॉलम में ही लिखना है। वैसे भी अपनी जो एक एडजस्टमेंट थी, अनरिकॉर्डेड सेल्स है, परचेस है, उसके लिए सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स का इनर कॉलम में होना ही इम्पोर्टेंट है, तभी उसको सॉल्व करेंगे। बिकॉज मैंने अगर परचेस किया है जो रिकॉर्ड नहीं किया था तो उसको मैं ऐड करूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी के लिए इनर कॉलम में लिखना है आपको, हर एक क्वेश्चन में याद रखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000। देखो मेरा ऐसे इंटेंशन से, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ ना कि एवरेज से एवरेज स्टूडेंट ना सॉल्व कर पाएगा उस हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट्स को इनिशियली ये कैच नहीं होती है चीज़ें कि मुझे किस पे, सपोज अभी दिख दिया है अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, इनिशियली पता नहीं चलता है स्टूडेंट को कि मुझे क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि इनर में ही लिख के चलो। देन दिया है सेल्स 1,48,000, 1,48,000 सेल्स इनर कॉलम, 1,48,000 डन। अभी दिया है ओल्ड आरडीडी 1,200। ओल्ड आरडीडी का फॉर्मेट रेडी है। आरडीडी ओल्ड नहीं लिखा है, आरडीडी लिखा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे जो आरडीडी दिया जाता है उसको ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। कितना है 1,200। इधर लिखूंगा मैं इनर कॉलम में, बिकॉज ये फॉर्मेट है इतना। फर्दर आरडीडी और ये सॉरी फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, ये जो आपको है ना ये एडजस्टमेंट में मिलने वाली चीजें हैं, इसीलिए उसके 2 इफेक्ट दिए हैं ना मैंने, देखो डन। अभी दिया है बिल्स पेएबल, एनीथिंग पेएबल इज माय लायबिलिटीज 12,000 लायबिलिटीज। डायरेक्ट लिखूंगा आउटर में, बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर। बिल्स पेएबल 12,000। अभी दिया है परचेस रिटर्न 6,000। परचेस के नीचे परचेस रिटर्न 6,000। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कंप्लीट। और एक बात करना है तुरंत, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हो गई, इतना समझ में आ गया, जैसे समझ में आए वैसे लिखो। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट को, बिलो एवरेज स्टूडेंट को बोलना चाह रहा हूँ, जितनी एडजस्टमेंट जितनी पोस्टिंग समझ में आए एग्जाम में उतनी लिखो। उसके बाद में ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर आपने हमारा फॉर्मेट प्रॉपर रट लिया है, पढ़ लिया है, लर्न किया है, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट देखो दिए हैं इधर, बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में और एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। और आपके एडजस्टमेंट में फर्स्ट आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ ये अमाउंट देखो, इधर एक बार लिखो, इधर एक बार आउटर कॉलम में लिख दो,
और ये बाकी सब पोस्टिंग जितनी समझ में आए उतनी कर दो। पास मिस इस 12 मार्क के क्वेश्चन में से 6-7 मार्क्स मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, यकीन करो मेरा, ठीक है। आई होप टेंशन तो गया, डन। जितना आए उतना लिखो, लेकिन जितना बता रहा हूँ फॉर्मेट एटलीस्ट रट के जाओ, ठीक है। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लिए तो ये मिरेकल है, ये फॉर्मेट आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको तो पता रहेगा क्यों फॉर्मेट बना है ऐसा, डन। फिर भी अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको और क्लियरिटी होती जाएगी। अभी क्लोजिंग स्टॉक तो लिखना बताया मैंने, चलो छापो इधर, कॉपी करके पेस्ट करो, लेकिन इधर देखो आपने इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था, इधर आपको लिख के दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस, 90,000 मार्केट प्राइस। तो कभी भी याद रखो, जो अमाउंट कम दिखे वो आपका क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल में बताने जाओ कॉन्सेप्चुअली तो कॉस्ट प्राइस पे ही लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हो या फिर आपका एसेट हो, डन। लेकिन आपको इजी पड़े इसीलिए बता रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक आप एडजस्टमेंट में जो कम वैल्यू दिखेगी क्लोजिंग स्टॉक की वो उठा के डाल दो इधर, कुछ भी इशू नहीं है। अभी के लिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 88,000 और 90,000 ज़्यादा है, 88 कम है, उस हिसाब से करो, 88,000 इधर अमाउंट डाल दो। फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व, 88,000 इधर भी 88,000, डन। फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व, बस। अभी देखो सेकेंड एडजस्टमेंट के ऊपर, अभी उसके आगे थोड़ी जंग चालू आपकी, ठीक है, कुछ इशू नहीं। इधर दिया है सेकेंड एडजस्टमेंट, रुचा एंड जूली withdrawn goods from business 3,000 and 2,000 respectively for their personal use। पर्सनल यूज के लिए गुड विड्रॉ किए, घर पे लेके गए, बिजनेस में से गुड्स उठा के घर पे लेके गए। मोबाइल बनाने की आपकी कंपनी है, बिजनेस है आपका, और आप बिजनेस मैन हो, इसीलिए आप जो मर्जी आए मतलब उठा के नहीं लेके जा सकते, एंट्री करनी जरूरत है। बाद में ढूंढते ना बैठो कि अरे क्या वस्तु मिसिंग, कौन सी चीज़ है ये, मैच क्यों नहीं हो रहा है, मेरा बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे पैसे किधर चले गए, तो खुद के यूज़ के लिए भी लेके जा रहे हैं, तो उसको वर्ड तो यूज़ किया है टेक्निकली अकाउंट के लैंग्वेज में, विड्रॉइंग्स। लेकिन इधर जो लिख के दिया है आपको, रुचा एंड जूली विड्रॉ करके गए हैं गुड्स विड्रॉ करके गए हैं, तो 3,000 और 2,000 के, ठीक है। कितना हुआ स्पेसिफाई करो। देखो एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व होगा वो बताता हूँ। पहले तो पार्टनर्स ड्राइंग्स किए हैं 3,000 और 2,000, उनके नीचे आप डेबिट करो 3,000, देखो फॉर्मेट में डालो, 2 ड्राइंग्स, 3,000 रुचा ने लिए, 2,000 जूली ने लिए, 3,000 2,000। अभी पहले 3,000 वाला सॉल्व करेंगे, फिर 2,000 वाला करेंगे। टोटल भी कर सकते हो, लेकिन आपको इजी करना है मुझे, मैं तो प्रोफेशनली सब कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा, लेकिन नहीं। 3,000 वाला उठाओ, रुचा ने लिए 3,000, क्या लिए, कैश लिए क्या, गुड्स लिया। और अगर गुड्स किधर रहते हैं, गुड्स रहते हैं आपके फैक्ट्री में, फैक्ट्री में से चीज लेके गई है वो, तो फैक्ट्री में से अगर सेल हो रहा है, कुछ भी चीज फैक्ट्री से बाहर जा रही है, बेच रहे हो, ठीक है, तो वो गुड्स फैक्ट्री में से बाहर जाएगा तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। और मैंने एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था आपको, एक साइड एडजस्टमेंट की जो भी चीज़ें हैं, अगर उसका एक इफेक्ट में डेबिट दे रहा हूँ तो सेकेंड मुझे कंपलसरी क्रेडिट इफेक्ट देना है। उल्टा अगर एक इफेक्ट मैंने क्रेडिट दे दिया तो सेकेंड कंपलसरी डेबिट इफेक्ट देना है। अभी के लिए मैंने एक इफेक्ट डेबिट दिया है तो कंपलसरी अभी मुझे सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट का ही देना है। अब ये 3,000 का गुड्स मेरा बिजनेस पार्टनर लेके गया है, ओनर, तो ये मेरी कर्जा है क्या, क्रेडिट साइड मानता हूँ ना मैं लायबिलिटीज को, तो नहीं है। तो ये मेरी इनकम है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डालूं क्या, इनकम है क्या, तो वैसे भी बच ही रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, उसी में डाल देता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे
समझ लो। लेकिन मेरे अगर कॉन्सेप्चुअली समझो तो गुड्स जा रहे हैं, इसीलिए ड्राइंग्स, टू बाय ड्राइंग्स, सॉरी बाय ड्राइंग्स। ठीक है, अभी किसने ड्राइंग्स किए हैं? रुचा। अभी इसको आउटर कॉलम में लिख सकता था मैं, लेकिन दो पार्टनर्स है ना, दोनों ने ड्राइंग्स किए। आपके एडजस्टमेंट में पढ़ो, एक ने 3,000, एक ने 2,000, तो दोनों का मुझे इधर ही लिखना है ना। तो एक का इधर लिखो, दूसरे का ऐसे, उससे अच्छा एक का इधर, दूसरे का इधर, और फाइनल अमाउंट इधर। टोटल मेरी वस्तु तो इतने की जा रही है ना। तो अभी 3,000 रुचा का इधर, और जूली का 2,000। देखो JUILI, जूली 2,000, और टोटल बाद में दिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए एक इफेक्ट डेबिट हो गया। टोटल 5,000 डेबिट, 3,000 और 2,000, 3,000 और 2,000 क्रेडिट। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, मीन्स मेरा एडजस्टमेंट करेक्ट सॉल्व। डन। देन लिखा है डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। अभी परसेंटेज में ज्यादा स्टूडेंट दिमाग को हाथ लगा लेते हैं, क्यों? इजी है। देखो, मशीन वैन, मोटर्स वैन, मोटर वैन डेप्रिसिएट का पहले मीनिंग समझ लो। डेप्रिसिएट मतलब मेरे एसेट की, मेरे चीज़ों की वैल्यू कम होना। आपका मोबाइल आपने 10,000 में खरीदा था, अभी 2-4 महीने बाद देखोगे तो अरे इसका 5,000 वैल्यू अभी मिल रहा है, नया मोबाइल 5,000 में मिल रहा है। या फिर आप अगर बेचने जाओगे तो उसका आप सामने वाला आपको सिर्फ 2-3 हज़ार दे रहा है, तो इसका मतलब आपके जो एसेट है उसकी वैल्यू घट गई, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अभी मोटर वैन के ऊपर 5% है। मोटर वैन की कीमत देखो क्या है, मोटर वैन की कीमत 40,000 है। रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, आप आपके आंसर शीट में एक पेज बनाओ, लास्ट में उधर लिखो रफ वर्क, और इधर अभी के लिए, और उधर सब कैलकुलेशंस करो कैसे भी, कोई कुछ जज नहीं करेगा आपको। एग्जामिनर उल्टा बोलेगा अच्छा है उसने खुद सॉल्व किया है, खुद मेहनत की है। डन। अभी मोटर वैन था 40,000 का, 40,000 लिया। अब ये 40,000 में 5% निकालना है। मैंने आपको मॉडर्न, देखो पहले तो ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं, इनटू 5%। मैंने आपको एक अलग मेथड भी दिखाया जो इजी है। तो एक जीरो कट, सेकंड जीरो कट, 400 बचा, 4 5 जा 20, और ये 2 0, 2000। मीन्स कि मेरे 40,000 के 5% है 2,000। मेरे मोटर वैन की जो कीमत है 40,000, उससे 2,000 रुपये घट गई, मीन्स बचेगी कितनी? 38,000, 38,000। लेकिन ये था मेरा ट्रेडिशनल मेथड, और एक अलग इजी मेथड दिखा देता हूँ, 40,000। ठीक है, अब ये 40,000 का मुझे निकालना, अगर 5% निकालना है। देखो एक बात हमेशा दिमाग में फिट कर लेना, इस मेथड का अगर आप यूज कर रहे हो तो अगर मैं किसी भी अमाउंट का, पहले तो मुझे ना इसका 10% निकालना आना चाहिए, और 5% और 1%। ठीक है, अभी के लिए 10%। अगर किसी भी अमाउंट का मैं आखिरी का एक जीरो उड़ा दूं, हटा दूं, रफ कर दूं, तो बची हुई अमाउंट मेरी है 10%। किसी भी अमाउंट का आखिरी का जीरो अगर मैंने उड़ा दिया तो बची हुई अमाउंट मेरी 10% है। तो वो 10% है, और अगर मैं 10% मतलब 4,000 है, तो अगर उसको मैं आधा करूं तो 5% बचेगा, जो है 2,000। 4,000 का आधा 2,000, इसीलिए 5% की वैल्यू आएगी 2,000। डन। ठीक है, इसको मैं रफ करूं। अभी के लिए एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करो, फिर रफ कर देता हूं। अभी 2,000 5% है, मोटर वैन की वैल्यू घटानी है 5%, लेस डेप्रीसिएशन 5%, 5% डेप्रीसिएशन करूंगा, 2,000 रुपया। मोटर वैन की वैल्यू घट गई, मेरे एसेट की वैल्यू घट गई, आपके मोबाइल की कीमत घट गई, आपके लिए तो नुकसान है ना। और जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर इनकम होती तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नुकसान जाएगा। अभी नुकसान है,
और सेकंड अभी ये कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया, लेकिन लॉजिकली समझना है तो समझो, एसेट को मैं डेबिट साइड मानता हूँ और डेबिट साइड में अगर मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ तो वो हुआ क्रेडिट इफेक्ट, और हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। एसेट साइड मीन्स डेबिट साइड पे माइनस किया तो वो मेरा क्रेडिट इफेक्ट हुआ। अभी मैं दूंगा डेबिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट बाय डिफॉल्ट डेबिट साइड में ही जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड है क्या, मशीन वैन मोटर वैन नहीं, पार्टनर्स के रिलेटेड है क्या वो नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, देना तो डेबिट इफेक्ट ही है, तो उस हिसाब से दे दो, लेकिन आंसर तो करेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सीखने की ज़रा कोशिश करना प्लीज़। ठीक है, आगे के लिए आपके फ्यूचर के लिए यूज़फुल है। देखो मोटर की वैल्यू घट गई, मोटर वैन की वैल्यू, तो मेरे लिए नुकसान है, तो 2000 रुपया टू डिप्रिसिएशन, इधर लिखूंगा मैं टू डिप्रिसिएशन, किस पे, मोटर वैन। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, लेकिन और किसी चीज़ पे एडजस्ट अगर डिप्रिसिएशन बोला है तो उसका भी वैल्यू मैं इसके नीचे डाल के फिर आउटर कॉलम में ले सकता हूँ ना, वो ज़्यादा प्रोफेशनली दिखेगा ना। लेकिन आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, लग रहा है कि नहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। तो अभी के लिए तो मोटर वैन की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। अभी मैं लिखूंगा मशीनरी की जो 7% मुझे डिप्रिसिएशन करना है, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका मैं देखता हूँ अभी क्या करना है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू पहले क्या है देखो, 13,800। अभी ये रफ कर दूं मैं, देखो रफ हो चुका है। अभी मैं देखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 13,800। अभी इस पे मुझे 7% डिप्रिसिएशन काउंट करना है। देखो 7% निकालना है मुझे 13,800 का, एक जीरो कट, एक जीरो कट, सेकेंड जीरो कट, सेकेंड जीरो कट, 138 इंटू 7 करो, 7 8 जा 56। ठीक है, 7 3 जा 21 और ये 5, 7 1 जा 7, 966। क्या वैल्यू आई, 966। ये 7% है। डन। अभी अलग मेथड से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मेरे अमाउंट कितना है, 13,800। अगर मैं 13,800 का 1% निकालूँ और उसका 7 बार गुना करूँ, तो 13,800 का 1% निकालूँ और उसको 7 बार ऐड करूँ तो 60% ही होगा ना। तो 1% निकालने के लिए किसी भी अमाउंट के आखिरी के 2 जीरो घटाना है, 10% निकालने के लिए आखिरी का 1 जीरो घटाना है, लेकिन 1% निकालने के लिए आखिरी के 2 जीरो घटाने हैं। अभी 138 इंटू 7, ये तो आपको आता ही होगा, 12th में हो आप। चलो 56, 7 3 जा 21 और 5 26। ठीक है, 7 1 जा 7 + 2 966। देखो सिमिलर अमाउंट है 966 और 966। 7% है किस चीज़ का, ये है अपना प्लांट एंड मशीनरी का 60%। तो ये तो लिखो लेस डेप्रिसिएशन 7%। ठीक है, कितना, 966। 966 एसेट साइड मींस डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा डेबिट इफेक्ट। अभी मेरे प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट गई, मेरे लिए नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा डेबिट इफेक्ट 966। मोटर वैन के नीचे प्लांट एंड मशीनरी 966। ठीक है, 966 डन। अभी ये मेरी पूरी वैल्यू डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट मेरी खत्म हुई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे अभी जाऊंगा, उससे पहले ये रफ कर लूंगा मैं।
आपको रफ करते नहीं बैठना है, आपके रफ के लिए अलग पेज है, वैसे के वैसे रखो, उसमें कुछ रफ विफ करते बैठने की जरूरत नहीं। टाइम मस्ट वेस्ट करवाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम के अंदर, जो है जैसा है वैसा ही रहने दो। डन। अभी है अपनी फोर्थ एडजस्टमेंट, रिजॉर्ट फॉल डाउटफुल डेब्ट्स। रुको, बैड डेब्ट्स का, डाउटफुल डेब्ट्स, आरडीडी का कोई भी एडजस्टमेंट हो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के आखिरी में सॉल्व कर देना, पहले मत करते जाना, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग होगा उसके। लेकिन उसको हाईलाइट करो कि आप सॉल्व करना पेंडिंग है, नहीं तो भूल ही जाओगे, ठीक है। वैसे ही क्लोजिंग करने जाओगे। अभी देखा फिफ्थ एडजस्टमेंट, देखो अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपया। अभी आउटस्टैंडिंग इस वर्ड का मीनिंग क्या है? बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है। तो क्या बाकी है? वेजेस बाकी है, तो ऐड करो। इस साल में जो भी देने का बाकी है उसको मैं आउटस्टैंडिंग बोलूंगा। ये देखो, वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? देखो 800। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। अभी डेबिट इफेक्ट हुआ, सेकेंड इफेक्ट बाकी है क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब इनकम है क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करूं? नहीं, मेरे वर्कर्स को पैसे देने बाकी है, मेरे जेब से निकलेंगे पैसे, मेरे लिए खर्चा होगा, तो खर्चा है, लेकिन कब देना बाकी है, मेरे ऊपर कर्जा है, वो अभी तक बाकी है, दिया नहीं है। दिया रहता तो मैं इसमें दे देता कि खर्चा हो गया, लेकिन बाकी है मतलब कर्जा, और कर्जा मीन्स लायबिलिटीज, और एक हिसाब से लायबिलिटीज अपने लिए क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, अभी क्रेडिट साइड पे ऐड करूंगा क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। इधर लिखूंगा मैं आउटस्टैंडिंग। क्या आउटस्टैंडिंग है? वेजेस। और कुछ आउटस्टैंडिंग दिया है क्या इधर एडजस्टमेंट में? नहीं, बाकी आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो इधर 800 वेजेस बाकी है, बात खत्म। बाकी कुछ बाकी ही नहीं है, वेजेस ही बाकी था। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, डन। देन लिखा है गुड्स रुपीज 6000 वेयर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, और आगे दिया है एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹3000 बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंफ्यूज मत होना, इधर क्या बताया आपको, देखो गुड्स परचेस किया है 6000 का और सेल भी किया है 6000 का, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना भूल गए। अभी कर लो, इसीलिए बताया एडजस्टमेंट में। जो ना ट्रायल बैलेंस में वो लोग लिखना भूल जाते हैं ना, वो एडजस्टमेंट में देते हैं कि अभी पता चला अभी लिख दो, तो वही अपने को करना है अभी, ठीक है। 6000 का खरीदा तो पहले इधर लिख दो अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अभी कर रहे हैं। समझना चाहिए ना देख के, सिर्फ परचेस लिख के चलेगा क्या? परचेस तो इधर भी है, लेकिन कौन सा परचेस? अनरिकॉर्डेड, बाकी था, रिकॉर्ड नहीं किया था। खरीदा तो है, कब? साल चल रहा था तब। तो पहले परचेस वाला देखो, फिर सेल्स वाला देखेंगे। गुड्स ऑफ 6000 वेयर परचेस्ड, गुड्स परचेस किया, गुड्स मतलब फैक्ट्री अकाउंट, टू अनरिकॉर्डेड परचेस, आउटर कॉलम में 6000 का गुड्स, कॉन्सेप्चुअली समझो पहले। 6000 का गुड्स मैंने उधार पे सामने वाले से 6000 का खरीदा। हाँ, उधर लिखा नहीं है कैश दिया है आपने कि नहीं दिया है, लिखा नहीं है। उधारी वाला भी दिया नहीं है कि उधारी पे खरीदा, लेकिन अगर कैश लिख के नहीं दिया है ना कि कैश देके खरीदा तुरंत, तो इसका मतलब वही निकलता है कि उधारी पे ही लेके आया हूँ, ठीक है। तो मैं उधारी वाला मानूंगा और बोलूंगा कि अरे सामने वाले से मैंने अगर उधारी पे खरीदा है तो मेरे पास मांगने आएगा, मेरे ऊपर कर्जा है, कभी ना कभी देना ही है उसको, मुझे उसके पैसे जो मैं सामान लेके आया उसके पास से। तो वो मेरा कौन है, डेटर या क्रेडिटर? देखो, अगर मैं उधारी पे परचेस कर रहा हूँ जिसके पास से, वो मेरा है
क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में ऐड करूंगा मैं, क्रेडिटर और बढ़ गया, उधारी मीन्स मांगने वाला और बढ़ गया, तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, या आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है 6000। इसीलिए बोलता हूँ कि क्रेडिटर्स की वैल्यू हमेशा इनर कॉलम में लिख के चलो। डेबिट साइड पे ऐड किया अनरिकॉर्डेड परचेज, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड मानता हूँ लायबिलिटीज को, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, डन। आगे दिया है कि अभी क्रेडिट सेल्स भी किया है, इधर क्रेडिट पे परचेज किया था बताया था, लेकिन अगर सेल्स भी किया है क्रेडिट पे वो भी बताया है, लेकिन नहीं बताया रहता ना, लेकिन इधर कैश अगर मेंशन नहीं किया रहता कि सामने वाले को मैंने बेचा है, अभी के लिए 6000 के गुड्स बेचे हैं, लेकिन उसने कैश दिया है कि नहीं ये बताया नहीं है, इसका मतलब इस क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही मैं इसको मानूंगा, उधारी वाला ही मानूंगा। हालांकि इधर लिख के दिया है दोनों भी, उधारी पे लिया दिया उधारी पे है, लेकिन आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बता रहा हूँ ये बात मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर नहीं दिया रहता तो आप कंफ्यूज हो गया, अरे क्रेडिट पे नहीं दिया है, क्रेडिट पे नहीं लिया तो क्या करूँ, कैश गया या फिर क्या गया, उधारी वाला समझ लेना। 6000 रुपया सेल्स हुआ है अनरिकॉर्डेड, अभी रिकॉर्ड करो, देखो सेल्स किधर करते हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना 6000, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा डेबिट इफेक्ट। अभी बेचा सामान उधारी पे, मैं अगर सामने वाले को उधारी पे बेच रहा हूं, मैं उसके पास मांगने जाऊंगा तो वो मेरा है डेटर, उधारी पे बेचा तो वो मेरा कस्टमर मेरा डेटर है, भगवान है, डेटर देने वाला, मुझे पैसे देगा उसके, तो डेटर्स में ऐड करूंगा मैं अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड, ये अपन ने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में किया था ना, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000, डन। अभी मेरे सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुके हैं, गलत, देखो एक बात हमेशा याद रखना, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं हुए हैं, इधर जो आपका जो एडजस्टमेंट है, जो टाइम प्लीज लेके अपन ने इंडिकेट किया था कि बाद में करेंगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अभी करना है लास्ट में। देखो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5% टू बी क्रेडिटेड। अभी डाउटफुल डेट जो 5% परसेंटेज में दिया जाता है ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, वो हमेशा आपका न्यू आरडीडी होता है, और अमाउंट लिख के दी जाती ना आपको कि रिजर्व फर्दर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 1800 500 जो भी है, तो उसको फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं। अभी के लिए परसेंटेज दिया है तो उसको बोलेंगे न्यू आरडीडी, और न्यू आरडीडी वाला परसेंटेज वाला किस पे निकलेगा, सन्ड्री डेटर्स की नेट वैल्यू पे, फाइनल वैल्यू पे, सब मिला जुला के घटा के ऐड करके जो वैल्यू निकलेगी सन्ड्री डेटर्स की, उसके ऊपर परसेंटेज वाला आरडीडी कैलकुलेट होगा। एक बात हमेशा याद रखना, सन्ड्री डेटर्स 62,000 पे मत कर लेना, 62,000 के नीचे देखो ऐड माइनस कुछ करना है क्या, फिर फाइनल अमाउंट निकलेगा ना ऐड माइनस करके, फिर उस पे निकलेगा आपका जो भी परसेंटेज दिया होगा न्यू आरडीडी का वो। अभी के लिए 62,000 में 6,000 ऐड करना है, 6,000 ऐड करूंगा 62 में तो कितना होगा, ठीक है 68,000 इनर कॉलम में ही लिखूंगा पहले तो, फिर उसके ऊपर आरडीडी वगैरह कैलकुलेट करके जो वैल्यू बनेगा वो आउटर कॉलम में जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने 68 लिखा है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में लिखो, इधर देखो 68,000, और उस पर कितना आरडीडी काउंट करना है, 5%, 68,000 का 5% निकालना है, 1 0 1 0 सेकेंड 0 सेकेंड 0, देखो अभी 5 इंटू 0 0, 5 8 जा 40,
5 6 जा 30, 34 हुआ, ऊपर का 4 ऐड किया ना 3,400। ये मेरा 5% है 68,000 का। 68,000 का 3,400 मेरा 5% है। डन। दूसरे मेथड से करके एक बार दिखा देता हूँ। देखो 68,000, अगर इसमें से मैं एक जीरो हटा दूँ तो बची हुई वैल्यू मेरी 10% होगी 68,000 की। अभी 6,800 मेरी 10% है, और इस 10% को अगर मैं आधा करूँ तो मेरा बचा हुआ अमाउंट होगा, वो होगा 5%। 6,000 का आधा 3,000, 800 का आधा 400, 3,400, 3,400, 5%। डन डन। 3,400 5% है न्यू आरडीडी। तो इधर 68,000 की जगह 3,400। डन। अभी देखो एडजस्टमेंट है ना, ये इसके दो इफेक्ट होंगे ना। अभी न्यू आरडीडी डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट 3,400, 3,400 का डेबिट इफेक्ट देना है। अभी देखो इधर अपन ने फॉर्मेट क्रिएट करके रखा है, न्यू आरडीडी ऐड मींस क्रेडिट डेबिट साइड पे लेस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड करूंगा न्यू आरडीडी डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट डेबिट इफेक्ट 3,400। लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली समझाओ। अभी मेरा कस्टमर है जो मुझे पैसे देने वाले थे, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इस कस्टमर से और ऐसे कुछ कस्टमर हो सकते हैं जिनकी वैल्यू समथिंग 5% होगी, जो मुझे लॉस कराने वाले हैं लग रहा है। लेकिन उसका जो लॉस का अमाउंट में पकड़ के चल रहा हूँ वो 5% है, तो मैं पहले से नुकसान पकड़ के चल रहा हूँ। तो नुकसान मतलब इधर से माइनस करो, इनकी वैल्यू इतनी 3,400 रुपये नहीं आने वाली, माइनस किया और इधर नुकसान हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डाल दिया। ठीक है, देखो इधर अभी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, लॉजिकली क्लियर। अभी आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, देखो अभी मैं बोल सकता हूँ सब एडजस्टमेंट सॉल्व। गलत। ट्रायल बैलेंस में नोटिस करो कि जो एडवर्टाइजमेंट के हिडन एडजस्टमेंट है क्या, देखो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देखो 2 ईयर्स लिखा है हिडन एडजस्टमेंट। तो वो हिडन एडजस्टमेंट भी तो सॉल्व करना है, भूल गए क्या? देखो एडवर्टाइजमेंट 2 साल का 4,000 दिया है, 4,000 2 ईयर का दिया है। ठीक है, और आप फाइनल अकाउंट्स कितने साल साल के लिए सॉल्व कर रहे हो? 2018 से 2019 तक का ही ना। तो एक ही साल का अगर फाइनल अकाउंट आपने कैलकुलेट कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसमें 2 साल का अमाउंट क्यों पकड़ रहे हो? माइनस करो, आधा करो। 2 साल का है तो 1 साल का कितना? 2,000 का 2 साल का 4,000, तो 1 साल का 2,000, सीधी सी बात। तो 2,000 है तो ये एक्स्ट्रा क्यों दिखा है भाई? इसको माइनस करो, 4,000 में से 2,000 घटा दो अभी के लिए, वो बाद में देख लेंगे। तो इधर क्या लिखना है, उसके लिए टर्म होता है कि लेस करो इधर से। ठीक है, माइनस करो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 डेबिट साइड पे माइनस किया, मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ। अभी मुझे देना है डेबिट इफेक्ट। अगर मैं पहले से इसको पेड करके रखे हैं 2,000 सामने वाले को, पैसे तो मेरे हैं ना, अभी तक वो ऐड का इस्तेमाल मैंने किया है क्या? अगले साल का भी अभी से देके रखा है पैसा, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसका यूज़ मैंने अभी तक किया है क्या? तो मेरी ही प्रॉपर्टी है, उस पैसे पे अभी तक मेरा ही हक है। जब तक वो सर्विस वो यूज़ में अभी तक नहीं कर लेता हूँ तब तक मेरा ही हक है उस पैसे पे। ठीक है, आपके अंडर में आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपने उसको अगले महीने की पैसे अभी से दे के रखे हैं, ले भाई तेरा अभी से पकड़ ले, बाद में तू मांगने मत आना। लेकिन उस पैसे पे हक तो अभी तक आपका ही है ना, जब तक वो जो आपका एम्प्लॉय है वो आपके लिए पूरा काम नहीं कर लेता अगले महीने का, उस पे हक तो आपका ही रहेगा ना तब तक। ठीक है, वो उसके बदले आपको काम करके देगा तो उस पे उसका हक आ जाएगा फिर। राइट, यू एग्री विथ मी? तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट कंपनी के ऊपर
मेरा कर्जा है, मीन्स कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी को मैंने पहले से दे के रखी कि लो 2000 अगले साल तक का अभी मांगने मत आना। तो मेरा एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पैसे अभी उनके पास पड़े हैं। कभी भी बोल सकता हूँ अरे मुझे नहीं कर रहा है एडवर्टाइजमेंट, रिटर्न दे दो मेरे पर पैसे। ठीक है, तो एसेट मेरी डेबिट साइड है। डेबिट साइड पे मैंने माइनस किया प्रीपेड एक्सपेंस, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ। अभी एसेट में डेबिट इफेक्ट दूंगा, क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर लिखो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। शॉर्टकट लिख रहा हूँ एडीबीटी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आप फुल फॉर्म में लिखना है एग्जाम में। कितना? आउटर कॉलम में लिखूंगा 2000। डन। अभी मैं बोल सकता हूँ फाइनली हिडन एडजस्टमेंट भी सॉल्व। डन। अभी सिर्फ करनी है तो क्लोजिंग ही। क्लोजिंग कैसे करनी है? क्लोजिंग करते वक्त पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा। क्लोज होने से पहले जो भी इनर कॉलम की वैल्यूज है वो आउटर कॉलम में आएंगी। देखो 1,48,000 में से 8,000 माइनस करने हैं, बचेंगे 1,40,000। 1,40,000। डन। ड्राइंग्स दोनों का 3 और 2,000 5,000। इसको ना थोड़ा फास्ट करना सीख लो। अभी 48,000 में से 6,000 माइनस करने हैं, 42,000। डन। अभी वेजेस सैलरीज 2,800 में 800 ऐड करने हैं, कितना होगा? कितना होगा बताओ? 1,600 मीन्स की 800 में 2,800 में 800 माइनस अगर मुझे ऐड करना है कितना होगा? इधर आएगा 600, 3,600। ठीक है, 1,600 ऐड हुआ मीन्स की 3,600 हो गया। अभी ट्रेडिंग अकाउंट का मैं देख रहा हूँ कि सभी वैल्यूज आउटर कॉलम में आ चुकी है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो मैं अभी कर सकता हूँ मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज। कैसे करना है? पहले एक बात नोटिस करो, ये रफ वर्क में रफ कर लूँ क्या? कंफ्यूजन हो रहा है मुझे बार बार उसमें। कंफ्यूजन मीन्स थोड़ा इरिटेट कर रहा है वो बीच बीच में आके। देखो इधर भी है रफ वर्क मेरा, फिर पार्टनर्स का कैपिटल भी आएगा उधर। डन। देखो वीडियो बहुत लेंदी लग रही होगी, लेकिन जिन बच्चों को पूरे दिल से पूरे मन से कॉन्सेप्चुअली सीखना है सीखो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और फास्ट फॉरवर्ड वाली चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला, जाओ किसी भी वीडियो पे जिधर आपको सिर्फ दौड़ा दौड़ा के सिखाया जा रहा है बस एग्जाम के लिए बस, और वो भी एग्जाम में क्या सब भूल ही जाओगे ऐसे सीखोगे तो। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं पहले देखूंगा। अभी तो इनर कॉलम मुझे इसके देखने भी नहीं है, अभी इसके मुझे आउटर कॉलम ही देखने हैं। आउटर कॉलम की वैल्यू अगर मैं ऐड करूं और इनर कॉलम की वैल्यू में ऐड करके देखूंगा, जरूरत तो पड़ने वाली ऐड करने की तो करूँ। देखो 1,40,000 उसमें 5,000 ऐड, 1,45,000। 1,45,000 में ठीक है 88,000 और 6,000 ऐड करने हैं। 88,000 6,000 ऐड करेंगे, 0,0,0,8 मीन्स 13 2,39,000। ठीक है, ये आई मेरी क्रेडिट साइड वाली वैल्यू। ठीक है, अभी मैं डेबिट साइड वाले सब चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। 39,500 42,000, 39,500 42,000। ठीक है, फिर 3 1 4 5 6 7 7,600, फिर 800 और 6,000 6,800 ऐड करो। 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, अभी 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। डन। 4 5 6 7 8 9
देखो 95,900 ये मेरी आई डेबिट साइड की वैल्यू। अभी मुझे बताओ किस साइड की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड की वैल्यू। तो जिस साइड की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो वैल्यू दोनों साइड के बैलेंस के तौर पे लिखनी है। जैसे कि इधर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका टोटल मुझे मिला 2,39,000, तो इधर मैं लिखूंगा 2,39,000, समझ के लो ज़रा। तो वो ही बैलेंस में कॉपी करके डेबिट साइड, जो साइड कम आई है उस साइड भी ज़्यादा वाली का ही दबाव रहेगा, वही साइड लिख दूंगा 2,39,000, 2,39,000 डन। ये आया बैलेंस। अभी क्या होगा, जो साइड ज्यादा आई है उसके बैलेंस अमाउंट मीन्स 2,39,000 में से जो साइड कम आई है, जिस साइड का टोटल, वो माइनस करनी है। 2,39,000 में से 95,900 माइनस करना है। ठीक है, अभी 2,39,000 में से 95,900 माइनस करो करो 95,900, इसको माइनस करना है 0 0। अभी 8 बनेगा 1, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 9 नहीं जा सकता, तो इसको 1, इसको भी 1, 9 10 11 12 13 4 1, कितना हुआ 1,43,100। अब ये 1,43,100 में किधर लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डेबिट साइड, बिकॉज ये साइड कम थी, इधर लिखूंगा मैं। जो साइड माइनस कर रहा हूँ उधर लिखूंगा। अभी जगह नहीं है, मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, इतना अमाउंट आया अपना 1,43,100, 1,43,100। अभी ये इसको जो आया है इसको मैं बोलूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा आती है ट्रेडिंग साइड में तो उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग साइड की जो साइड ज़्यादा आएगा मीन्स कि उसमें से माइनस करेंगे कम वाली साइड, और अगर डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। या तो डेबिट साइड अगर ज़्यादा रहेगी क्रेडिट साइड कम रहेगी तो बोलूँगा बाय ग्रॉस लॉस। डेबिट साइड ज़्यादा क्रेडिट साइड कम तो बाय लॉस, ग्रॉस लॉस। क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। दो ही चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अभी के लिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, इधर लिखना है CD कैरी डाउन। देखो ये जो लिखा है CD कैरी डाउन, इसका मतलब है ये जो बैलेंस आया 1,43,100 जो है वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ आगे। CD का मतलब यही है। अभी वो आएगा किधर, एक साइड डेबिट, अभी दूसरा अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जो है वो आएगा अभी डेबिट साइड से क्रेडिट में, क्रेडिट से भी कुछ आएगा तो डेबिट में, डेबिट का क्रेडिट में, ऐसे ही करते ना अपन। एक डेबिट इफेक्ट हुआ, अभी दूंगा मैं क्रेडिट इफेक्ट 1,43,100, 1,43,100। ये क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है ना मेरा, तो इसको मैं पहले रफ कर लेता हूँ। 1,43,100 क्रेडिट, डेबिट हुआ है 1,43,100, अभी 1,43,100 क्रेडिट, क्या लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको, BD। ऊपर लिखा था CD, आगे भेजोगे तो CD और आगे ऊपर से नीचे लोगे तो BD। ठीक है, आगे आया हो ना मैं अभी, तो BD ब्रॉड डाउन। ठीक है, अभी देखो कौन सी साइड ज़्यादा लग रही है, 2,500 5,000, इसको ना ऐड करके देखूँ मैं। लेकिन अभी के लिए ध्यान दो कि जो जो इनर कॉलम में वो पहले आउटर कॉलम में लाना है मुझे। बैड डेब्ट्स तो कुछ था नहीं, फर्दर बैड डेब्ट्स मिला नहीं। न्यू RDD का वैल्यू डाला क्या, देखो न्यू RDD का वैल्यू इधर 3,400 है, वो डाला नहीं है इधर, इधर डालो। यही गलती आप करते हो, जानबूझ के नहीं डाली मैंने, ये गलती बिल्कुल भी मत करना।
ठीक है, दो इफेक्ट हुए कि नहीं इंश्योर कर लेना। 3400। अभी इधर न्यू आरडीडी 3400 डन। अभी देखो इनर कॉलम वाला आउटर कॉलम में जाएगा। 3000 प्लस 1000 4000, 400 प्लस 200 4600 डन। अभी ये इनर कॉलम में 4000 और 2000 क्या करना है, 4000 में से 2000 माइनस करना है। फिर एक गलती देखो, अभी इधर क्या दिया है 3400 जो है न्यू आरडीडी। अभी इधर पहले नीचे देखो प्लस करना है कि माइनस करना है। 3400 प्लस लिखा है तो किसमें प्लस करने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन उसको वैसे ही रखूंगा। फिर माइनस क्या करना है उसमें से, ओल्ड आरडीडी 1200। अभी 3400 में से 1200 माइनस करूंगा। 3000 से 1000 गया बचा 2000, 400 में से 200 गया बचा 200। ओके डन। अभी इधर दिया है एडवर्टाइजमेंट का 4000 में से 2000 माइनस बचा 2000। अभी नीचे देखो डेप्रिसिएशन वाला भी पेंडिंग है 2000 और 966 29666 आएगा। ऐड करूंगा तो डिप्रिसिएशन दोनों का मिला के आएगा ना इधर। अभी मेरा ये भी आउटर कॉलम में आ चुका है सब कुछ। क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीजें देखो। अभी कौन सी चीज साइड मुझे ज्यादा लग रही है, कैलकुलेट करके देखो ना। देखो 2500 5000 6 7500 8 9 9500 700 9700 9000 10 11 12 13700 13700 उसमें ये 500 मिला दूंगा मैं। 2000 3300 3300 2966। अपने हिसाब से ये आप कैलकुलेट करो, लेकिन एक्यूरेट करना। ज़्यादा ओरली भी करके जाओगे तो करने जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। 9 10 11 12 13 14 15 17 3 4 5 6 7 8 9 10 2 20,466 20,466। अभी 1,43,100 रुपये ज़्यादा है, 1,43,100 ज़्यादा है कि 20,466 ज़्यादा है। ऑफकोर्स ये साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसका अमाउंट उसमें ऐड करने के लिए कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। तो यही अमाउंट इधर में लिख दूंगा बैलेंस के तौर पे 143,100 1,43,100। अभी इस साइड लिखा तो ज्यादा वाली अमाउंट इस साइड भी आएगी। डन। अभी 1,43,100 में से मैं डेबिट साइड जो साइड कम है वो माइनस करनी है मुझे। सबके लिए रूल्स वही है। करो 1,43,100 में से माइनस करूंगा मैं इसको 20,466। डन। 10 में से 1,22,634 1,22,634। अभी आपको क्या बताया गया है कि ये जो अमाउंट आया ये क्या बोलूँगा इसको मैं, क्रेडिट साइड ज़्यादा है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और डेबिट साइड कम है। क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस की मैंने तो अमाउंट मुझे मिला 1,22,634। ये जो मेरा अमाउंट आया है अभी इसको मुझे दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, लेकिन इसको बोलूँगा क्या, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो बोलूँगा टू नेट प्रॉफिट। इनकम साइड है ना मेरी, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना इनकम, तो उसको बोलूँगा टू नेट प्रॉफिट। वही उल्टा अगर मेरी डेबिट साइड ज़्यादा होती और क्रेडिट साइड कम होती तो मैं उसको बोलता बाय नेट लॉस, बिकॉज डेबिट साइड मेरी खर्चों वाली साइड है, खर्चा ज़्यादा है इनकम कम है, तो नॉर्मल सी लैंग्वेज में भी उसको लॉस ही बोलेंगे ना। डन। अभी 1,22,634 1,22,634 ये क्या है मेरा
टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अभी ये पार्टनर्स में इसको डिवाइड करना है। अभी फाइनल प्रॉफिट जो निकला लॉस या फिर लॉस निकलता तो उसको किस हिसाब से आपको क्वेश्चन में बताया गया है, उनके कैपिटल के रेशियो के हिसाब से। अभी कंफ्यूजन क्रिएट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो रफ वर्क किया है मैंने उसको मैं रफ कर लूंगा। हाँ, 70,634। देखो, जैसे कि आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बताया है ट्रायल बैलेंस के ऊपर कि आपको ये जो दो पार्टनर्स है उनमें जो आप प्रॉफिट या लॉस डिवाइड करोगे ये उनके कैपिटल रेशियो पे डिवाइड करोगे। 50-50 डिवाइड नहीं करना है, बिकॉज कुछ बताया नहीं रहता तो हाफ हाफ बांट देते एज पर प्रोविजन का एक्ट के हिसाब से, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। लेकिन इधर मेंशन किया है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि कैपिटल रेशियो के बेसिस पे डिवाइड होगा जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कैपिटल का पहले रेशियो निकालो। अभी उनका कैपिटल कितना है, 80,000 और 40,000। देखो इधर देखो, मैं बता देता हूँ, चलो इधर देखो, 80,000 और 40,000। अभी 8 और 4 कौन से टेबल में आ रहे हैं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। 0 से 0 तो कट हो जाएंगे ना। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। 2:1। 80,000 किसका था? रुचा का। तो रुचा का कितना आया 80,000 पे? 2। और 40,000 किसका था? जूली का। तो 40,000 पे आया 1, मीन्स 2:1। ये मेरा रेशियो है प्रॉफिट या लॉस का, शेयरिंग रेशियो रुचा और जूली का। तो उस हिसाब से बांट देंगे। डन। अभी देखो 72,634। अभी मैं इसको 2:1 में डिवाइड कैसे करता हूँ वो पहले सीख लो। 72,634 को अभी हर कंडीशन में ना आपको रेशियो में डिवाइड करना है। मैं इजी तरीके से दिखाऊंगा आपको। अगर बहुत अच्छा तरीका आ रहा है तो उससे करो, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अपना मोटिव सिर्फ इतना है कि अपने को आंसर निकालना है। अभी एवरेज से एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, उस हिसाब से बताऊंगा। अभी देखो 72,634 को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का शेयर मिला के कितना वैल्यू है? 2:1, 2 + 1 मिला के कितना होगा? 3 होगा। तो 3 मेरे टोटल शेयर जो है वो 3 में मैं डिवाइड करूंगा, और 3 में डिवाइड करके एक शेयर का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। और वो एक शेयर का वैल्यू मैं इससे तो डायरेक्टली दे दूंगा, किसको? जूली को, जिसका एक ही शेयर है उसको दे दूंगा। और 2 से गुना करके, मीन्स एक शेयर का वैल्यू अगर 2 बार करके मैं इसको दूंगा तो टोटल 3 शेयर हो जाएगा। कैसे दिखाता हूँ मैं? देखो पहले तो 3 शेयर का वैल्यू निकालो। 2:1 मीन्स 2 + 1 3 का वैल्यू पहले निकालो। इस शेयर, ये जो वैल्यू है मेरा नेट प्रॉफिट है, इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा। मीन्स इसके मैं 3 टुकड़े करूंगा पहले तो। उसमें से 2 टुकड़े रुचि को दूंगा और एक टुकड़ा जो बचेगा वो जूली को दे दूंगा। बात खत्म। तो उसके मैं पहले 3 टुकड़े कर लूँ प्रॉफिट के। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। 3 2 जा, इधर लिखता हूँ मैं, 3 2 जा 6। तो 6 अगर है तो इधर बचेगा 1। 7 में से 6 गए ना। 3 2 जा 6, बचा 1। अभी 1 और ये 2 हो गया 12। अभी 3 4 जा 12, खत्म। 3 4 जा 12। अभी 6 को डिवाइड करना है 3 से। 3 2 जा 6 होता है तो 6 खत्म। 3 2 जा 6, ठीक है। अभी 3 से 3 को डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, खत्म। अभी 3 से 4 को डिवाइड करना है। 3 1 जा 3 होगा, सॉरी 3 1 जा 3 होगा। एक बचेगा ना, तो 4 में से 3 1 जा 3 करूंगा तो एक बचा। तो वो एक जो है उसका क्या होगा?
एक को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा 0.33 या 33 आंसर आएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन 0.33 कुछ आंसर आएगा। लेकिन इसको मैं 2 बार डिवाइड, अभी 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा पहले तो, और 2 वाले का शेयर मैं दे दूंगा। ये जो वैल्यू है ना 24,211, ये सिर्फ इतना ही वैल्यू मैं दे दूंगा जूली को। ठीक है, ये जो वैल्यू है जूली को दे दूंगा, और 24,211.33 उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और वो जो वैल्यू रहेगी वो मैं दे दूंगा रुचि को। ठीक है, तो बात खत्म, इतना ही करना है। अभी इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, कितना होगा, ये तो 66 आएगा, 3 2 6 पॉइंट देना मत भूलना। 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, अभी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48,422.66। अभी हमें पॉइंट में आंसर चाहिए ही नहीं, तो क्या करो, ठीक है एक काम करो, अभी 5 से ऊपर है ना, ये पॉइंट के आगे की वैल्यू 5 से ऊपर है, तो इसको डायरेक्टली 22 का 23 मीन्स इधर ऐड कर दो, इसको 1 मान के इधर ऐड कर दो, पॉइंट हटाना है तो इधर ऐड कर दो। अभी ये 0.66 है और इधर 22 था, तो अब इसको मैं 23 कर दूंगा। बात समझ आई? नहीं आए तो कमेंट कीजिए, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा, डोंट वरी। देखो 48,423 मुझे किसको देना है, फर्स्ट पार्टनर को, जिसका रेशियो 2 है, रुचि को। तो अभी इधर लिखता हूं मैं 48,423 किसको दूंगा मैं, रुचि, जिसका शेयर है 2। ठीक है, रुचि 48,423। टोटल शेयर कितना था 72,634, उसमें से 48,423 मैंने दिया रुचि को। अभी अपन ने निकाला था ये जो शेयर, इसमें से ये 33 भी निकाल के रुचि को दे दिया ना मैंने, 6 के ऊपर वैल्यू है इसलिए। तो अभी जो वैल्यू बची है 24,211, ये है जूली की, बिकॉज उसका एक ही शेयर है। देखो मैंने क्या किया, कंफ्यूज मत होना। टोटल शेयर मिला था 72,634, इसको मैंने डिवाइड किया 3 हिस्से करके इसके, और 2 हिस्से दिए रुचि को, 1 हिस्सा दिया जूली को। कैसे, 3 से डिवाइड किया, मुझे वैल्यू मिला 24,211.33, ये देखो। लेकिन मैंने फिर वो जो एक शेयर का वैल्यू मिला ना, मैंने 3 टुकड़े किए थे ना, एक टुकड़े की वैल्यू मेरी 24,211.33 है ना, तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं पहले रुचि का शेयर दे दूं। ठीक है, तो इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वैल्यू मिली 48,422। लेकिन ये जो 33 था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए वो 66 बना। और पॉइंट के आगे की चीज अगर 5 से ज्यादा होती है तो इसको डायरेक्टली अपन ऐड कर देते हैं पॉइंट की पिछली वाली चीजों में। अभी इधर जब मैंने मल्टीप्लाई सब चीज़ों को किया तो 48,422 बन रहा था, तो आगे का 66 मैंने उठा के सीधा उसका 1 करके 23 कर दिया। इतना सा ही कंफ्यूजन था। ठीक है, बात खत्म। अभी इसका शेयर दे दिया। अभी जूली का शेयर कितना था, 24,211 बचा है। जो 3 टुकड़े किए थे उससे एक टुकड़े की वैल्यू 4,211 जूली की वैल्यू। ठीक, डन। अभी ये जो है इधर डेबिट इफेक्ट है, तो सेकंड इफेक्ट मुझे देना है क्रेडिट। अभी ये अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये साइड डेबिट तो वो साइड क्रेडिट। इधर से कैरिड डाउन तो उधर से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, 48,423 रुचि। और जूली 24,211।
इस लेक्चर में कैपिटल रेशियो निकालना ही कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी कुछ नहीं। एक बार रेशियो निकाल लिया बाकी सब इजी। बाय नेट प्रॉफिट हुआ ना मुझे, प्रॉफिट डन। ब्रॉड डाउन आएगा आगे से नीचे लेने के बाद। अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, पहले तो रफ वर्क सब मिटाना है। अभी के लिए ध्यान दो इधर। अभी मैं इस अकाउंट पे आया, इधर का सब भूल जाओ। इस अकाउंट पे कौन सी साइड ज़्यादा है, इधर से 3000 है और 2000 है, और इधर दिख रहा है मुझे 80 90, मतलब 1 लाख के ऊपर की वैल्यू है। तो क्रेडिट साइड बड़ी है, और इसको टोटल कैलकुलेट करके मैं इधर लिखूंगा दोनों साइड, और इधर कॉपी करूंगा दोनों साइड, बिकॉज ये साइड बड़ी है, इधर की वैल्यू दोनों साइड इधर कॉपी होगी। तो इसका पहले टोटल निकालो। 24,211, 40,000 में 24,211, 40 6 64,211 इधर लिखो, 64,211। और इस साइड भी जो लिखे नीचे 64,211 डन। अभी रुचि की बात, 80,000 में 48,423, 80,000 48,423 ऐड करना है। 3 2 4 8 12, ठीक है। 1,28,423, 1,28,423, 1,28,423। देखो हो गई दोनों साइड कॉपी। अभी क्या करना है, ये साइड बड़ी है, इसका अमाउंट कॉपी किया। अभी डेबिट साइड छोटी है, तो उसके अमाउंट बड़ी अमाउंट से माइनस करो। कितना, 64,000 से 2000 गया, 62,000, 62,211। इस साइड 1,28,423 में से 3,000 माइनस करो, 28,000 25,000, 1,25,423 डन। ये भी डन हो गया। अभी इसको मैं क्या बोलूंगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको बोलूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, बिकॉज इसमें से जो पोस्टिंग होगी आगे, मीन्स ये बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ये तो मेरा ना कि प्रॉफिट है ना कि लॉस है, बिजनेस की ओर से ये कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये पार्टनर्स का अकाउंट है। तो इसीलिए इसको मैं कैरी डाउन बैलेंस आगे करूंगा। जो अभी बचा है बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट में अमाउंट सब टैली हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो इधर अभी कैपिटल अकाउंट इधर लिखना है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आएगा रुचि और जूली। फर्स्ट पार्टनर का फर्स्ट नेम, सेकंड पार्टनर का सेकंड नेम। देखो अभी इधर फर्स्ट पार्टनर का कितना अमाउंट है, 1,25,423, ठीक है। सेकेंड पार्टनर का कितना आया नेट अमाउंट, 62,211, ठीक है। अभी इसका टोटल निकाल के आउटर कॉलम, अभी जो इनर कॉलम में है ना बैलेंस शीट में, वो मैं आउटर कॉलम में डालूंगा, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना इसमें। देखो 1,25,423, रफ वर्क करो इसमें कंजूसी मत करो, टाइम जाता है थोड़ा, जाने दो, बिकॉज 62,211, 3 4 3 6 6 7 6 7 8 1 1,87,634, 1,87,634, 1,87,634। अभी 22,000 में 6,000 मुझे ऐड करने हैं ना क्रेडिटर्स में, 23 24 25 26 27 28,000। अभी इधर सब आउटर कॉलम में हो चुका है। अभी इधर की बारी, 13,800 में से
966 माइनस करना है। 13,800 में से 966 माइनस करना है। दस, 9, 4, 3, 8 में से 9 ले सकता, 18, 7 बराबर 17, 10, 17, 8, 2, 12,834, 12,834 डन। अभी इधर 62,000 मेरे सन्ड्री डेटर्स है। मेरे सन्ड्री डेटर 62,000, इसमें कुछ फर्दर बैड नहीं मिला, डैश मारो, आगे चलो। अभी 62,000 में 6,000 ऐड करूंगा मैं, ओरली आ सकता है 68,000, ठीक है। 68,000 में से अभी 3,400 माइनस करना है। वीडियो ज़रा इंटरप्ट हो गई थी, देखो कोई बात नहीं, इधर तक अपन आए थे। अभी हाँ, सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू अभी कैलकुलेट करना है। 62,000 में अगर 6,000 ऐड करूँ तो 68,000 है। इतना तो किया आपने ओरली। 62,000 में 6,000 ऐड किया तो 68,000। अभी 68,000 इसमें से मुझे 3,400 माइनस करना है। 3,400 मुझे माइनस करना है, तो 0, 0। अभी 0 में से 4 नहीं जा सकता, इसको 10 करूंगा, इसको 4, 6 बचेगा, ठीक है। अभी ये कितना बचा, 7 बचा। 7 में से 3 गया, 4 बचा ना। अभी इधर 6 का 6, 64,600, तो इधर लिखूंगा 64,600, ठीक है, 64,600। अभी देखो आगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड है, ठीक है, ऑलरेडी आउटर कॉलम में है। अभी मोटर वैन का 5% डिप्रिसिएशन 2,000, 40,000 में से 2,000 माइनस क्यों करने की जरूरत है क्या? 38,000 हुआ ना, 38,000। अभी क्या करना है मुझे, मेरी अभी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कैलकुलेट करनी है। ये साइड ऐड करो और ये साइड पूरी की पूरी ऐड करो। देखो बैलेंस शीट टैली हो ही जाएगी, गारंटी है मेरी। देखो चलो करते हैं, अभी अपन कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, 1,87,634, ठीक है। इसमें 28,000, 2,000, 30, 30, 40, 40,800, 4, 3, 8, 9, 0, 14, 8, 8, 9, 11, 12, 2,28,434। कितना आया? 2,28,434। इधर लिखना है मुझे 2,28,434। देखो इधर लिखा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी इधर सेम, ये भी साइड सेम आनी चाहिए। देखो बैलेंस शीट टैली किसे बोलते हैं, अगर किसी को नहीं बताओ तो बता दूं। एसेट साइड की जो टोटल है और लायबिलिटीज साइड की जो टोटल है वो मैच होनी चाहिए। इसका मतलब आपका सम करेक्ट है, आपका जो सॉल्व किया आपने क्वेश्चन वो करेक्ट है, ठीक है। देखते अभी जैसे कि अकाउंट्स वगैरह में एक साइड कम, क्रेडिट साइड कम या डेबिट साइड कम आ रही थी, लेकिन बैलेंस शीट में दोनों साइड मैच होनी जरूरी है। इसका मतलब आपने पूरा का पूरा सब सम सही सॉल्व किया है। डन। अभी लायबिलिटीज साइड में क्या आया? 2,28,434। अभी एसेट साइड का भी टोटल जब मैं करूंगा ना तो सिमिलर आना चाहिए। देखते हैं मेरा राइट है कि नहीं। 12,834, बिकॉज मैंने कुछ कैलकुलेटर नहीं, कुछ यूज़ नहीं किया। देखो वीडियो भी आपको अनकट मिलती रहेगी, सिर्फ एक बार इंटरप्ट हुआ था, वो ज़रा मेरा रिकॉर्ड जिसमें कर रहा हूँ ना डिवाइस में, उसका थोड़ा इशू हो गया था अचानक से, इसलिए थोड़ी वीडियो अनकट होनी पड़ी।
नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं है, आपने प्रीवियस वीडियो देखी रहेगी मेरी। 12,834। अभी उसमें मुझे ऐड करना है 64,600। 64,600। अभी 23,000 और 38,000। 38,000, 23,000 और 2,000, 88,000। 88, 89, 90। 90,000। 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22। 2,28,434। 2,28,434। देखो, एसेट साइड भी सेम, लायबिलिटी साइड भी सेम। इधर लिखना है 2,28,434। देखो, सेम वैल्यू, बैलेंस शीट टैली सक्सेसफुली। आंसर करेक्ट है। देखो, वीडियो के साथ ना ऐसे ही आप बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जितना बना लेते हो ना आप, उतना है नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ आपके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपको अगर कुछ सीखने को मिला है, ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। उनको भी तो पास करो, खुद ही होगे क्या? ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे जोर देके चलता हूँ और आपको आगे से ऐसी ही रोज वीडियोस अपलोड, अपना डेली अपडेट रहता है चैनल पे। ठीक है, डेली के डेली वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।